हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने 5 क्वेश्चंस का हल लेकर आए हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 1 नंबर में लिखा हुआ है बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा। इसका विकल्प दे रखा है। पहला 4√2, दूसरा √2, 3√3 और 2√2। अब इसको कैसे बनाएंगे कि इसमें से कोई एक उत्तर सही मिलेगा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हल करके चेक कर सकते हैं। लिखेंगे माना A कोऑर्डिनेट 2,3, क्या लिखेंगे A कोऑर्डिनेट 2,3 और B कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे B कोऑर्डिनेट 4,1 लिखेंगे। अब क्या निकालना है, तो इसका दूरी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर, यानी दूरी सूत्र इसको बोलते हैं, क्या होता है तो √x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस क्या होता है x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब आगे देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है और कैसे इसको निकाला जा सकता है। इसमें जो आप ये 2 देख रहे हैं, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। अब इसी को देख देख करके आसानी से मान को पुट करेंगे, मान को रखेंगे और एकदम आसानी से उत्तर प्राप्त हो पाएगा, आसानी से एक विकल्प सही प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए क्या करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x1, इसका मान देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो खूब आराम से खूब आसानी से लिखेंगे 2 माइनस x2 लिखा हुआ है। x2 का मान देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस यहाँ y1 लिखा हुआ है, तो y1 का मान देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ y2 लिखा हुआ है, तो y2 का मान यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ पर आसानी से 1 लिख लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है। आगे लिखेंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा -2 स्क्वायर प्लस 3 में से घटाएंगे क्या होगा 2 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्या बोलता है, वो अगर पावर में सम संख्या दिया हो, माइनस को क्या करते हैं हटा देते हैं। अब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का क्या होता है 4 होता है। आगे देखते हैं क्या होगा, 2 स्क्वायर का मान 4 होगा और प्लस 4 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा √8 होगा। अब √8 का मान क्या प्राप्त होगा भाई, तो इसके लिए आप इसका गुणनखंड निकाल के चेक कर सकते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2 × 2 × 2, यानी इस दोनों के बदले 1 ठो 2 बाहर निकलेगा और ये 2 अकेले हैं, इसलिए यह रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप यहाँ √8 देख रहे हैं, इसका मान होता है 2√2 और यही जो है इस प्रश्न का उत्तर है। तो अब आप इसको इस विकल्प में मिलान करिए, कहाँ मिल रहा है 4√2, √2, 3√3 और चौथा विकल्प है 2√2, यानी कि ये और ये दोनों मैच कर गया, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा गलत, दूसरा गलत और पहला गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोला है। दूसरा बोला है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसका विकल्प दे रखा है 7/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा विकल्प है 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा। यहाँ परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर रफ करके चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका सही विकल्प क्या होगा। परिधि यानी सरकमफ्रेंस के लिए C लिखेंगे। C बराबर क्या दिया है 22 सेंटीमीटर दे रखा है। अब परिधि का सूत्र होता है, आप भली भांति जानते होंगे, 2πr बराबर 22 लिख लेंगे। अब क्या होगा 2 को अब 22 को 11 बार में काट सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर को यहाँ हूबहू उतार लेंगे। अब लिखेंगे 11।
अब घटाएंगे ऐसे, 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, यानी कि यहाँ बचा 2/7 इंटू आर बराबर 1। अब लिखेंगे r बराबर 7 हर में है तो अंश में चला जाएगा और 2 अंश में है तो हर में आ जाएगा, यानी कि r का मान क्या प्राप्त हो गया, 7/2 प्राप्त हो गया। अब पूछा क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने को बोला है। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1/4 को हूबहू उतार लेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ आर का मान निकला हुआ है 7/2 और यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 7/2 को 2 बार लिखना है, तो यहाँ पर आसानी से 2 बार लिख लेते हैं, 7/2 इंटू 7/2। अब देखते हैं कोई कटने वाला होगा तो कटा सकते हैं। यहाँ पर 7 से 7 को काट दीजिए और इस 2 से 2 एकम 2 और 11 से 22 को काट दीजिए। अब क्या बचा हुआ है, तो यहाँ ध्यान से देखिए 11 बचा है और यहाँ 7 बचा है। 11 में 7 को गुणा करिएगा तो क्या होगा, 77 हो जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ पर 4 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो 4 में 2 को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं कि ये जो आंसर प्राप्त हुआ है यह विकल्प में है कि नहीं है। यहाँ पर लिखा है 7/8 है, ये गलत है। 11/7 ये गलत है। तीसरा 77/8 है, ये और ये दोनों मैच कर गया। इसका मतलब कि सी विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। इससे पहले आप जान लें कि जब एक सिक्के को आप उछालते हैं और वह सिक्का जब नीचे गिरता है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह रिजल्ट या तो हेड होता है या टेल होता है। इसका मतलब कि जब सिक्का नीचे गिरता है तो 2 रिजल्ट आने की संभावना होती है, लेकिन उसके ऊपरी भाग पर कोई एक रिजल्ट ही प्राप्त होता है। अगर सिक्का उछालते हैं तो ऊपरी भाग पर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, और जो कुल रिजल्ट प्राप्त करने की जो संभावना है वह 2 प्रकार का प्राप्त हो सकता है, यानी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब आगे देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, जीत प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना जीत प्राप्त करने की घटना ई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एन ई बराबर और यहाँ लिखेंगे एन एस। अब दोनों का मतलब ये होता है कि जो चीजें यहाँ पर पूछा हुआ रहता है इसकी संख्या जितनी प्राप्त हुई रहती है उसी को यहाँ लिखते हैं, और जो टोटल रिजल्ट होता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए क्या बोला है, जीत प्राप्त करने की, यानी कि जब एक सिक्का को उछालेंगे और सिक्का जब नीचे गिरेगा तो उसके ऊपरी भाग पर जीत एक बार प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और चूंकि मैंने पहले ही कहा कि जब एक सिक्का को उछालते हैं तो कुल रिजल्ट आने की जो संभावना होती है वो होती है 2। अब पूछा क्या है, तो प्रायिकता निकालने को पूछा है, तो यहाँ पर संक्षेप में लिखते हैं। इसलिए PE बराबर इसका सूत्र होता है NE/NS। अब देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। अगर आप इसको नहीं पढ़े होंगे तो आपको लगता होगा कि काफी भारी होता है, लेकिन जब पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तब आपका मन कहता है कि इससे आसान शायद कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है NE, तो NE का मान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और NS का मान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यही जो है 1/2 इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। अब देख लेते हैं कि 1/2 चारों विकल्प में से कोई है कि नहीं है।
देखिए पहला विकल्प है 1, ये गलत हो जाएगा। दूसरा 1/4, ये गलत हो जाएगा। तीसरा 1/2, ये मैच कर गया, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है। चौथा बोला है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दें कि अक्सर जब परीक्षा देने जाते हैं आप या हम कोई भी आदमी, तो वहां पर क्या होता है कि जो प्रश्न बनाया जाता है और जो पढ़ के गए रहते हैं, तो पढ़ के सीधा सीधी गए रहते हैं, लेकिन परीक्षा में उसको घुमा करके पूछा हुआ रहता है। आप अक्सर पढ़ के जाते हैं कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है या निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है, और जब परीक्षा में जाते हैं तो वहां पर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है या निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो उसका मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ सीधा लिखा हुआ है अपरिमेय नहीं। आप क्या देख रहे हैं, अपरिमेय नहीं, इसका मतलब होता है परिमेय संख्या। और नीचे आप देख रहे हैं परिमेय नहीं, इसका मतलब होता है अपरिमेय। यानी कि जब आपको अपरिमेय नहीं का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, उस समय आप इसको याद करिए कि अपरिमेय नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब परिमेय होता है, और परिमेय को खोजेंगे आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर परिमेय नहीं के बारे में पता नहीं चल रहा है तो इसको छोड़ देंगे और अपरिमेय संख्या को ढूंढ लेंगे, आसानी से कोई एक उत्तर आपको सही प्राप्त हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ था निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। और मान लीजिए कि ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो इसको यहाँ पर लेके आ जाइए। अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं का मतलब होता है, अपरिमेय नहीं का मतलब होता है परिमेय संख्या। अब देख लीजिए इस चारों में परिमेय संख्या कौन है। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अब आप कहिएगा कि फटाफट टिक मार दिया जा रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, फिर पता कैसे चल रहा है। तो इसके पहले भी इस बात को बताए हैं, रूट के अंदर वही संख्या परिमेय संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और यहाँ पर 7 देख रहे हैं, 2 5 देख रहे हैं, 3 7 देख रहे हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये सब जो है परिमेय संख्या नहीं है। इसका चौथा विकल्प सही होगा। अब आप कहिएगा कि ये भी तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है √75/√48। अब देखिए क्या करेंगे, 75 का जब खंड करेंगे तो प्राप्त होगा 3 × 5 × 5, और इस 48 को खंड करेंगे तो प्राप्त होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब क्या करना है कि ऊपर यहाँ 5 × 5 दिखाई दे रहा है, उसमें से एक ठो 5 बाहर निकल जाएगा, और ये 3 आप सिंगल देख रहे हैं, यह रूट के अंदर रह जाता है। अब इसके नीचे यहाँ 2 और 2 देख रहे हैं, इसके लिए 2 लिखना है। इसके बगल में 2 × 2 देख रहे हैं, इसके लिए 2 लिखना है। और ये जो 3 सिंगल यानी अकेले देख रहे हैं, यह क्या होता है, रूट में ही रह जाता है। अब रूट वाली संख्या अंश और हर में आपको बराबर दिखाई दे रहा है, इसको काट देते हैं और बगल में क्या बचेगा, 5/2 में 2 से गुणा करेंगे 4। अब जो ये संख्या आप देख रहे हैं, ये संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और यहाँ प्रश्न में क्या बोला था, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं, इसका मतलब होता है परिमेय संख्या, और यह संख्या परिमेय संख्या है, इसलिए चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। इसका विकल्प दे रखा है 1 2 3 और 5। तो आपको बताते चले कि 2 क्रमिक का मतलब होता है 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो आप कोई 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए और उसका HCF निकाल करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 8 और 10 लेते हैं और इसका HCF निकाल के चेक करते हैं कि आखिर सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, आइए 8 से 10 में भाग लगाकर चेक करते हैं आखिर रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है। अगर भाग लगाते हैं तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 होगा, इसको ऐसे घेर लेंगे, 8 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब ये कट जाता है। इसका सही उत्तर क्या होता है,
तो जो आप ये तीर का चिन्ह देख रहे हैं यही उसका सही उत्तर होता है। यानी कि दो लगातार जो सम संख्याएं हैं इसका HCF क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से आप किसी भी दो लगातार सम संख्याओं के HCF निकालेंगे तो आपका भी उत्तर 2 प्राप्त होगा। अब देखते हैं विकल्प में है कि नहीं है। 1 गलत उत्तर, 2 ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि B नंबर इसका सही उत्तर है। तो ये है पिछले फाइनल परीक्षाओं में पूछे गए 5 प्रश्नों का हल सहित। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर नए 5 प्रश्न और उसके हल सहित।